नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। चौधरी छोटूराम के लेख पंजाब के किसान का भविष्य। दोस्तों, चौधरी छोटूराम आज़ादी से पूर्व के एक महान किसान नेता थे, जिन्होंने किसान को जागृत करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। उनमें एक था उर्दू साप्ताहिक पत्र जाट गजट का निकालना। वे इस पत्र में किसान को जागृत करने के लिए लेख लिखते थे, किसान की समस्याओं का उसमें वर्णन करते थे। उसकी आवाज़ इस अखबार के माध्यम से सत्ता के गलियारों में भी जाती थी। किसानों में व्याप्त बुराइयों, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, पाखंडों और बाह्य आडंबरों की वे सख्त आलोचना करते थे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करने वाली सांप्रदायिक शक्तियों की नीयत को वे अच्छी तरह पहचानते थे। इसलिए किसानों में एकता पैदा करने के लिए वे सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक भाईचारे के चैंपियन थे। भारत पाक विभाजन के वे सख्त विरोधी थे। इस तरह के किसानों में एकता पैदा करने वाले उन्होंने कई काम किए और इस विचार को किसानों के अंदर स्थापित किया। यहाँ हम चौधरी छोटूराम के लेखों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पंजाब के किसान का भविष्य। संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस समय तो दुनिया में परिवर्तन का तूफान बड़ी तेजी से आया हुआ है। भारत भी इस तूफान की लहर से बचा नहीं है। जिस प्रकार भारत के अन्य प्रांत इस परिवर्तन की लहर से प्रभावित हैं, वैसे ही पंजाब भी प्रभावित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने लाभ की चिंता में व्यस्त है। पंजाब की दूसरी कौमें तो बड़ी तेजी से दौड़ती दिखाई देती हैं। पता नहीं किसान की मंद बुद्धि में अभी अपनी लड़ाई का विचार पैदा हुआ है या नहीं। पता नहीं इसका सीना उन्नति की बिजली से गर्म हुआ है या अभी तक बर्फ का ढेला ही बना पड़ा है। किसी को पता नहीं, परंतु अब तंत है। यह नाजुक समय है। जो इस समय लंबी तान कर सोता रहेगा, उसके घर में चोर पाड़ दे जाएंगे। जो इस समय चेतना, ज्ञान, बुद्धि, इस्तकबाल, अडिगता और हौसले से काम लेगा, वह कुछ ले रहेगा। क्या कुछ ले रहेगा, यह उसकी चेतना, दृढ़ता और उत्साह पर निर्भर है। अब तक किसान खाट में पड़ा है। यार लोगों ने इसके घर को घड़ी घड़ी करके लूटा है। अब इस समय किसान पूर्णतः सोया हुआ तो नहीं है, परंतु बिस्तर पर करवटें जरूर बदल रहा है। नहीं के आलस्य ने अभी तक इसके शरीर को छोड़ा नहीं है, अंगड़ाई ले रहा है। मैं चेतावनी देता हूं कि तूने पलंग की सवारी बहुत कर ली। अब पांव पलंग के नीचे रख, कार्य क्षेत्र में कूद पड़। पर अभी तक किसान को यह पता नहीं कि यह काम का निमंत्रण देने वाला कौन है। यह उसका सच्चा शुभचिंतक है। कोई पागल है क्या? जोर जोर से आवाज दे रहा हूं, क्योंकि मुझे संदेह है कि कहीं मेरे आह्वान की आवाज मेरे भाई के कानों तक न पहुंची हो। दूसरे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए अफीम और पोस्त की पुड़ियों और नुस्खों से मेरे भाई का ध्यान खींचते रहे हैं, कहते हैं कि यह जोर जोर से चिल्लाने वाला कौन पागल है। अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। सोने का समय है। जब जगाने का समय होगा तब हम खुद ही जगा देंगे। मगर किसान भाई सुन, बहुत देर तक तू मेरी आवाज को मरुभूमि की गूंज समझता रहा है। अब मेरी आवाज पर ध्यान दे। मैं तेरा सच्चा हितैषी हूं, पागल नहीं हूं। केवल तेरे प्यार में चिंतित हूं। मेरी आवाज की तेजी और ऊंचाई का रहस्य भी यही है कि तुझसे प्यार है, और इस प्यार के कारण मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं कि मेरी आवाज तुझ तक न पहुंचे। चल उठ, शीघ्र उठ। मैं बहुत प्रतीक्षा कर चुका, बहुत सब्र कर चुका। अब इससे अधिक प्रतीक्षा और संतोष करने की गुंजाइश नहीं रही। यदि अब तूने उठने में गलती की तो याद रख, तेरी टांग पकड़कर पलंग से नीचे गिरा दूंगा। अब तक तो मैं ऐसा करने से रुका रहा,
इसका कारण केवल यह है कि कहीं तू अपनी बेवकूफ़ी से मेरे इस काम को अपने मित्रों के वेश में शत्रुओं द्वारा मुझ पर पागलपन के आरोप का प्रमाण समझ बैठे। ए किसान, ए कुंभकर्ण की नींद सोने वाले, तेरे चमन में आग लगी हुई है, तेरे खलिहान पर बिजली गिर गई है, परंतु अभी तक तेरी नींद का नशा नहीं उतरा है। देख, यह सोने का समय नहीं है, उठने का समय है, चलने फिरने का समय है, काम करने का अवसर है। घर को संभाल, अपनी बागवाड़ी की खबर ले, अपने खलिहान की सुध ले। तेरी जहालत चोर डाकू की तरह तेरा विनाश कर रही है। तेरी लापरवाही तेरे चमन में आग का काम कर रही है। तेरी असावधानी तेरे खलिहान के लिए बिजली का काम कर रही है। और कमाल की बात यह है कि तुझे इसकी खबर तक नहीं। इस पर गजब यह है कि तू अपने चौकीदार की आवाज पर भी कान नहीं धरता। ए किसान भाई, क्या तुझे यह पता है कि मैं यह सब सिरदर्दी क्यों उठा रहा हूं? तेरी खातिर सरकार से लड़ता हूं और कहता हूं कि मेरे भाई के सिर पर करों का बहुत अधिक भार है, इसको जरा हल्का करने का कोई प्रबंध कीजिए। मैं तेरी खातिर साहूकार से लड़ता हूं और कहता हूं कि श्रीमान, जो आपने सूद दर सूद का फंदा लगाकर मेरे भाई का गला घोंट रखा है, अब इस फंदे को ढीला करिए। तेरी खातिर शहरियों से जंग कर रहा हूं और तेरी खातिर गैर जमींदारों से जूझ रहा हूं। तेरी खातिर भ्रष्ट अफसरों से लेदे पड़ी रहती है। देख, कान खोलकर सुन ले। मुझे यह पक्का विश्वास है कि पंजाब के जमींदार के हाथ में भारत की आज़ादी की कुंजी है। भारत की आज़ादी हिंदू मुस्लिम एकता पर निर्भर है और पंजाब का किसान ऐसी हस्ती का मालिक है जो हिंदू मुस्लिम सिख एकता करा सकता है। इसलिए पंजाब के किसान को सौभाग्यशाली और प्रतिष्ठित देखना चाहता हूं। इसी तड़प के कारण मैं पंजाब के किसान को जागृत कर अपने पांव पर खड़ा हुआ संघर्ष में रत और पूर्णतः सुसंगठित देखने का इच्छुक हूं। ए किसान, ईश्वर ने तेरे भाग्य में पंजाब का ताज लिखा है, पर इसकी एक शर्त भी लगा दी है। यदि तू इस शर्त को पूरा करेगा तो पंजाब का ताज तेरे सिर की शोभा बढ़ाएगा, पंजाब का तख्त तेरे पांव चूमेगा। वस्तुतः तेरा इकबाल जबरदस्त है और तेरा भविष्य उज्जवल है, मगर इसी शर्त के लिए देवता तेरे लिए चंवर और छत्र लिए खड़े हुए हैं। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ज्यों ही हुक्म होगा, वह छत्र का साया तेरे सिर पर कर देंगे और तेरे सिर पर चंवर झूलने लगेंगे। पर वह आदेश कब होगा, यह स्वयं तेरी अपनी हिम्मत, तेरी अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और तेरी अपनी दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। यह शर्त क्या है जिससे तुझे पंजाब का राज मिलेगा? सुन, यह शर्त दोहरी है। इस शर्त का एक परत यह है कि तू अपना संगठन बना ले। दूसरा परत यह है कि तू खालिश पवित्र दिल से यह पक्का इरादा कर ले, सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद तू सबके साथ न्याय करेगा, किसी का अधिकार न दबाएगा। जिन वर्गों को आसमान के चक्रों ने, समाज के अत्याचारों ने, इतिहास की दुर्घटनाओं ने बेबस और लाचार, बोगस और निस्सहाय तथा दीनहीन बना दिया है, उनको छाती से लगाएगा। जिन्होंने तेरे ऊपर जुल्म अत्याचार ढाए हैं, उनको भी किसी दुर्व्यवहार की शिकायत का मौका न देगा। यह दोहरी शर्त पूरी कर और अपने इकबाल का तमाशा देख। मुझे विश्वास है कि तू इस दोहरी शर्त को पूरा करेगा और परवरदिगार पवित्र भगवान के अनंत आशीष से भाग्यशाली बनेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि वह शानदार भविष्य कब शानदार वर्तमान में बदलेगा। यह कहना कठिन है। वह भविष्य जबकि तेरा दबदबा तेरे मित्रों की आंखों को सुख और कलेजों को ठंडक पहुंचाएगा, तेरी हिम्मत से निकट लाया जा सकता है। वह भविष्य जबकि तेरा तेज तेरे शत्रुओं को धूल पर सुला देगा, तेरी कर्म शक्ति से गिने दिनों में बहुत शीघ्र वर्तमान का रूप धारण कर सकता है। लेकिन हे खुदा के बंदे, तू जरा यह तो बता कि करवटें बदलना कब छोड़ेगा, आंख मलनी कब बंद करेगा, अंगड़ाइयों से मुक्ति कब पाएगा और जमीन को अपने पांव कब चूमने देगा। यदि तू आज्ञा दे तो मैं यह बताना चाहता हूं कि तंजीम की शर्त किस प्रकार पूरी हो सकती है और इसके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। पहले बाधाओं को गिना दूं, क्योंकि किसी को बाधाओं का पता चल जाए
और उनको हटाने का मार्ग मिल जाए तो फिर संगठन इतना कठिन नहीं। सदियों से तुझे लोक और परलोक का कोई होश नहीं। तू सोया हुआ है और भिन्न भिन्न जमायतें और व्यक्ति तेरे घर की लुटाई में लगे हुए थे। तेरे लिए तुझे सबसे अधिक सुलाने वाला नुस्खा मजहब का है। पहले भी इस नुस्खे के प्रयोग से तुझे गहरी निद्रा में रखा गया है। अब तेरी आंख खुलने लगी है तो वे लोग तेरी तरफ लपकेंगे और इन फोहों के जहरीले फवारों से फिर तुझको सुलाने की कोशिश करेंगे। मजहब के सत को शरबत में घोलकर तुझे पिला देंगे ताकि तू एक गिलास शरबत पीकर अपने होश खो बैठे। इसी मजहब को गोलियां बनाकर तुझे खिलाई जाएंगी और तुझे खिलाकर फिर बेहोशी की नींद में फंसाने का प्रयत्न करेंगे। कोई कहेगा सिक्खी का बेड़ा गर्क होगा, कोई कहेगा इस्लाम का बेड़ा गर्क होगा, कोई कहेगा हिंदू का बेड़ा गर्क होगा। लेकिन याद रख, तेरे संगठन से सिक्खी, इस्लाम या हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क नहीं होता। बेड़ा गर्क केवल इन स्वार्थी लोगों का होता है जो मजहब के नाम पर घृणा व शत्रुता, ईर्ष्या व द्वेष फैलाकर अपनी हंडिया पकाना चाहते हैं। क्या कोई धंधा ऐसा है जिसका संगठन मजहब की लिहाज को छोड़कर न हुआ हो? स्वयं अपने प्रांत में तो इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, हकीम, वैद्य, सौदागर और वकील सब ने अपनी अपनी सभाएं और संगठन बिला लिहाज मजहब बना रखी हैं। आश्चर्य की बात है कि जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धंधे का संगठन बिला लिहाज मजहब होने लगता है तो पंडित, मौलवी, ग्रंथी, उपदेशक, मुल्ला, ज्ञानी, वकील, पत्रकार, दुकानदार सबके पेट में दर्द होने लगता है। क्या तू नहीं समझता कि इसमें कुछ भेद है? यह भेद यही है कि तेरे जागने से और तेरे संगठित होने से इनकी रोटी रोजी और लीडरी मारी जाती है। यदि तू इनका गुलाम रहना स्वीकार कर ले, तू इनको अपना नेता मान ले, इनका पिछलग्गू बन जाए और चंदा इकट्ठा करके इसकी झोली भर दे, तो फिर ये तेरा संगठन खड़ा करने को तैयार हैं। देख, स्वयं कांग्रेस वालों ने लाहौर जिले में किसान सभाएं बनाई हैं, लेकिन जब किसान स्वयं की मातहती में संगठित होने लगता है तो गैर जमींदार के पांव के तले की जमीन खिसकने लगती है। क्यों? केवल इसलिए कि वे किसान की नकेल और किसान की थैली अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सरकार भी किसान के संगठन को वक्र दृष्टि से देखती है। वह यह नहीं समझती कि किसान के संगठन का समय आ गया है। यह संगठन किसी भी प्रकार अब रुक नहीं सकता। प्रश्न केवल यह है कि क्या यह संगठन किसान के हाथों और किसान के अंतर्गत हो या कांग्रेस और कांग्रेस से अधिक चरम सीमा अतिवादी एजेंसियों व संस्थाओं की देखरेख, पथ प्रदर्शन और नेतृत्व में हो। इस बारे बहस में पड़ना नहीं चाहता, परंतु इस बाधा की ओर संकेत करना आवश्यक समझता हूँ। साहूकार भी किसान के संगठन में जानबूझकर बाधा डालता है, क्योंकि किसान के संगठन में साहूकार अपनी हानि देखता है। भ्रष्ट अफसर, विशेषकर भ्रष्ट पटवारी, किसान के संगठन से बहुत ही घबराता है और यदि वह अफसर और पटवारी गैर जमींदार हो तो उसके तन बदन में और भी तेज आग लग जाती है। यह भी देखने में आया है कि गैर जमींदार अधिकारी चाहे वह रिश्वती न भी हों तो भी किसान को प्लेग से भी बुरा समझते हैं। स्पष्ट है कि इनको इनके वर्गीय हित किसान के संगठन का विरोध करने पर विवश करते हैं। ये लोग झूठे आरोप लगाकर भी किसान के संगठन व आंदोलन को बदनाम करके दबाना चाहते हैं। यदि किसी आंदोलन की कठिनाइयों को समझने की कोशिश न की जाए तो वह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बड़ी बड़ी बाधाओं का जिक्र ऊपर किया है ताकि तू भली प्रकार जान ले। स्वायत्त शासन की दृष्टि से संभव है कि सरकार के रोष में कुछ फर्क पड़ जाए, परंतु ऐसे किसी विषय के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। ऐ किसान, तेरे संगठन का एक ही रूप है, एक शक्तिशाली और प्रभावशाली केंद्रीय जमींदार लीग हो। इसके अधीन हर जिले और प्रत्येक तहसील में जिला और तहसील जमींदार लीग की शाखाएं खोली जाएं। कम से कम एक दैनिक अंग्रेजी का समाचार पत्र हो, कई उर्दू, हिंदी और पंजाबी में निकलने वाले दैनिक अखबार हों। प्रत्येक जिले में एक साप्ताहिक अखबार हो। हर जिले और हर तहसील में जमींदार लीग के स्थायी कार्यकर्ता हों जो जमींदार लीग के सिद्धांतों, नीतियों और प्रोग्राम का प्रचार करें।
ईमानदार, सच्चे कार्यकर्ता तैयार करने हैं। ए किसान, यदि तू यह दोहरी शर्त पूरी कर दे तो पंजाब का राज तुझे भेंट करने के लिए खुदा के फरिश्ते स्वयं तेरे पास आएंगे। तू हिम्मत रख, निरुत्साहित ना हो, साहस से काम ले। यह न समझ कि यह काम कठिन है। तू अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर यह ख्याल न कर कि तू सदा ऐसा ही था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। सच्चे बादशाह ईश्वर पर भरोसा रख, अपनी भुजाबल को समझ, अपनी हिम्मत पर विश्वास कर, अपने इकबाल पर तू यकीन कर, अपने अंदर दृढ़ संकल्प और महानता का निश्चय पैदा कर। यह समझ कि राज तेरा है। अगर तू ऐसा करने की तौफीक रखता है तो जिस दिन नई स्कीम लागू होगी तू अपने आप को पंजाब का राजा या मालिक पाएगा। यदि तू इस शर्त को पूरा करने के अयोग्य सिद्ध हुआ तो गुलामी, गरीबी, तंगदस्ती, भुखमरी, जिल्लत, अनादर और उपेक्षा अपने पुराने शिकार की प्रतीक्षा कर रही हैं। क्यों इनके फंदे में अपनी गर्दन फंसाए रखेगा? क्या इनके मजे के लिए इनका खाजा बना रहेगा? सावधान। दोस्तों, ये था चौधरी छोटू राम का लेख, पंजाब के किसान का भविष्य। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि तत्कालीन राजनीति की ज़रूरत के हिसाब से चौधरी छोटू राम ने इसमें जमींदार लीग किसान के लिए बनाने की बात कही है। अब समय बदल गया है, लेकिन जो इसमें किसान संगठन बनाने की और उस संगठन के आधार पे सत्ता की कुंजी अपने हाथ में लेने की जो बात उन्होंने कही थी, वो बात अभी भी प्रासंगिक है। क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग तब तक अपनी स्थिति को बेहतर नहीं बना सकता जब तक उसके पास राजनीतिक सत्ता नहीं है। इस लेख में चौधरी छोटू राम ने किसानों के लिए एक संदेश ये भी दिया है कि यदि उसके पास सत्ता आती है तो वह सत्य और न्याय पे खड़ा रहेगा, दूसरे वर्गों को सताएगा नहीं, किसी तरह बदले की भावना में कार्य नहीं करेगा। इस संदेश को गांठ बांधने की ज़रूरत है। किसान वर्ग क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग है और जो किसान के साथ जुड़े हुए दूसरे मेहनतकश वर्ग हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, उनकी प्रगति का जिम्मा भी यदि किसान संगठन और किसान अपने जिम्मे लेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो सत्ता प्राप्त करके अपने हित में निर्णय लेने की क्षमता किसानों को जरूर प्राप्त होगी। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।